सही आ रहा ना? बेहतरीन। शांत हो जाओ। तो तुम्हें आज पढ़ाता हूँ। हमने 3 लॉ ऑफ मोशन के पढ़ लिए, न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़ लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया, इम्पल्स पढ़ लिया, ठीक है, और इनर्शिया भी पढ़ लिया हमने। अब आते हैं जो न्यूमेरिकल आएंगे इन पे, या किस तरह से अप्लाई करना है इन सब चीज़ों को, उसको हम सीखेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम के कुछ अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये इसमें ज़्यादातर न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और वो किस तरह से अप्लाई करने हैं वो बताया जाता है। तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में तुम्हारी पुल एंड पुश वाला कॉन्सेप्ट आता है। हॉर्स एंड कार्ट समझ में आ रहा है? घोड़े और बग्गी वाली प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे तुम्हारे सिलेबस में हॉर्स एंड कार्ट वाले प्रॉब्लम को हटा दिया गया है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आता है उसे वो आते हैं कनेक्टेड मोशन वाले प्रॉब्लम, ये अभी भी है। और पहले, उससे पहले एक्शन रिएक्शन वाली चीज़ों पे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि अगर एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ उसका वेट काम कर रहा है और ऊपर की तरफ रिएक्शन, और यहाँ नेट फोर्स जो है वो कैसा है? 0। एक्चुअली इस तरह के फोर्स को कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम बोला जाता है। कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हों, तो या तो वो बैलेंस्ड होंगे या वो अनबैलेंस्ड होंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लो अच्छे से, ठीक है। बैलेंस्ड, सॉरी, पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? ये हमारी कौन से क्लास 11th, और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? 4, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या है? यहाँ पर 2 चीज़ें रहती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। और अगर मोशन में भी है तो कांस्टेंट मोशन कर रही है या एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, देखो मेरी बात सुनो, बाद में लिख लिया करो, पहले ज़रा यहाँ ध्यान दे लिया करो। चीज़ें समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिख तो तुम लोगे ही। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है इस वक्त, ये कैसा है? रेस्ट में है। इसका मतलब क्या इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? अभी फोर्स तो इस पर लग रहा है। क्या इसे ग्रेविटी नीचे नहीं खींच रही? तो ये किस वजह से रुका हुआ है? हाथ की वजह से। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे यहाँ रखूँ और छोड़ दूँ तो ग्रेविटी से क्या करेगी? नीचे खींच लेगी। तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि जितने फोर्स से ग्रेविटी से नीचे खींच रही है उतना ही रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ की वजह से इसको ऊपर की तरफ मिल रहा है, जिस वजह से इस पर नेट फोर्स कैसा हो जाता है? 0। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो, इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। और ये नंबर ऑफ फोर्स कितने भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2, वो हो सकते हैं 3, वो हो सकते हैं 10। अगर हम इन सबका नेट निकालें, वेक्टर पढ़ा है ना आपने, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको क्या करो? वेक्टरली सम कर दो सबका, ठीक है। इसका क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। और वेक्टर सम करने के बाद अगर नेट फोर्स हमारा कैसा आता है? 0। इसका मतलब क्या है? बॉडी पर जो है वो कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स है। कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स जब बॉडी पे लगता है, इसका मतलब नेट फोर्स एफ नेट 0 है, ठीक है। तो इसको देखो, सपोज करो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इस पर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर भी इस पर कितने न्यूटन? 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। तो इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। 2 फोर्स लगने के बाद मुझे ये बताओ, क्या ये बॉडी कहीं जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो कितना हो जाएगा? 5 - 5 = 0। और अगर f 0 है तो हमने पता है कि f = क्या होता है? ma, ठीक है। अब इस बॉडी पर f हमारा क्या है? 0। f 0 का मतलब या तो मास 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी तो 0 है। तो क्या बॉडी का मास 0 हो सकता है? नहीं, बॉडी का मास तो रहेगा।
इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 हो। तो अगर f 0 है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, 0। और एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब है, स्थिर रहना चाहिए इसको। बॉडी स्थिर रहने से मतलब नहीं है, स्थिर का तो मतलब रेस्ट हो गया। एक्सेलरेशन को समझो, व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा था हमने, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब है बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें समय के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, ये बॉडी कैसे थी, अगर रेस्ट में थी तो ये कैसे बनी रहेगी, रेस्ट में। अगर बैलेंस फोर्स है तो, समझ में आया। तो अगर बॉडी रखी है, जितने फोर्स से कोई व्यक्ति इधर खींच रहा है उतने फोर्स से दूसरा उधर खींच रहा है, बॉडी कहीं जाएगी नहीं, जाए वहीं रहेगी। ठीक है, बैलेंस। दूसरा, अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। ये होता है मतलब एक्सेलरेशन 0 का। सही है। अगर हम कहें कि ये फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, और ये बॉडी पहले मूव कर रही थी v वेलोसिटी से, तो अब भी मूव करती रहेगी v वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन कैसा है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 में बच्चे कभी ये सोच लेते हैं कि फोर्स 0 है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में होगी। ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। जैसे मान के चलो आप बाइक को 60 की स्पीड पे चला रहे हो, है ना। वैसे नॉर्मली हम बाइक चलाते हैं तो हमारी सुई फ्लक्चुएट करती रहती है, कांस्टेंट स्पीड पे कुछ समय के लिए चलती है। पर एक कुछ दूरी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो सुई है वो 60 पे रुकी हुई है। इस पोजीशन पर जब हमारी बाइक 60 की स्पीड से कांस्टेंट आगे बढ़ रही है, हमारी बाइक पर नेट फोर्स कैसा है, 0 है। कैसा है, 0। फिर क्या करा आपने, जो आपका एक्सेलरेटर है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तो अब हमारी बाइक कैसे हो गई, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर हम एक्सेलरेटर छोड़ दें तो फ्रिक्शन क्या करेगा, बाइक को रोक देगा। तो इसका मतलब क्या, पीछे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया। सही है। लेकिन जब हमारा कांस्टेंट स्पीड पे हम चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 है इसका। समझ में आ गया। अब देखो, ये जब सिस्टम आता है F = 0 A = 0 वाला, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। और ये किसी भी तरह का हो सकता है। अब ये देखो फैन चल रहा है, फैन में जो हमारे ब्लेड हैं वो इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं ना। ये एंगल इनके बीच में कितना रहता है, 120 और। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से एक ब्लेड हटा दूं तो क्या फैन स्टेबल चलेगा, कैसा चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ना। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स में, अब इन दोनों फोर्स सिस्टम को अगर आप जोड़ो इन दोनों को, तो ये देखो, मानो ये F1 है और ये F2 है, और हमने बोला F1 का जो मैग्नीट्यूड है F2 के बराबर है। सही है। तुम इनको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, F cos 60 प्लस F cos 60, यानी कि इधर कितना है, 2F cos 60 डिग्री। ठीक है। तो नेट फोर्स जो इन दोनों का बैठ रहा है वो किस डायरेक्शन में बैठ रहा है, बीच में। इसको बैलेंस करने के लिए कहे नहीं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और अगर 1/2 लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, F। यानी जो नेट फोर्स है वो क्या इतना आ रहा है, F। किस डायरेक्शन में रहा, बीच में। अब इसको बैलेंस करने के लिए नीचे कुछ है, नहीं है, तो पंखा जो है वो टेढ़ा टेढ़ा घूमने लगेगा। तो हमने क्या करा, ये ब्लेड को दूसरे जब ब्लेड को यहाँ लगाया, जस्ट इसके अपोजिट, नीचे कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो जितना F ऊपर आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया, F, उतना ही F कितना आया नीचे। तो ये कैसा हो गया, बैलेंस। और ये कैसा घूमता है, स्टेबल घूमता है। समझ में आया। तो हाँ, 4 भी लगाएगा तो भी उसको हिसाब से लगाया जाएगा, डायरेक्ट एक दूसरे को उसमें क्रॉस वाइज लगाते हैं। सही है। इस तरह से लगाएंगे कि जो नेट फोर्स का सिस्टम है वो कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो बैलेंसिंग जब हम करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि नेट फोर्स हमारा कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है। तो नेट फोर्स में हमने क्या देखा, F 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है।
ठीक है, अब आ जाते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स में। किस में आते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम की बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम की अगर बात करो तो सोचो यही चीज़ है, हमने यही एक बॉडी ली, ले ली, सही है। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं कि इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है 10 न्यूटन का, और इधर की तरफ जो फोर्स लगा वो लगा 5 न्यूटन का। तो मुझे ये बताओ बॉडी किस साइड में मूव करेगी? क्या अभी पहले क्या नेट फोर्स 0 है यहाँ पे? यहाँ पर हमारा नेट फोर्स कितना? 5 न्यूटन, वो हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं 10 में, यानी कि इधर 5 न्यूटन ज़्यादा है, यानी जो एफ नेट हम निकालेंगे, एफ नेट जो हमारा आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना? 5 न्यूटन। कितना आएगा? 5 न्यूटन, डायरेक्शन इधर की तरफ, यही। यानी हमारी बॉडी, अब बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी? फोर्स की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। ऐसा ही होगा। सपोज करो 2 लोग एक बॉडी को खींच रहे हैं, एक ने ज़्यादा ज़ोर से खींचा तो वो क्या होता है? इधर की तरफ आने लगते हैं। तो जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगती है। सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है, तो होता ही है। यानी कि यहाँ पर F हमारा 0 नहीं है, डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। अब एक्सेलरेशन 0 नहीं है का क्या मतलब है? या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी घटेगी। घटेगी कैसे? बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स काम कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। मान के चलो ये बॉडी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रही थी, सही है, और इस पर 5 न्यूटन का फोर्स किधर काम करने लग गया? इधर। तो ये फोर्स क्या करेगा? इसे रोकने की कोशिश करेगा। समझ गए? ये ऐसा है जैसे गाड़ी आगे की तरफ, जैसे ढलान पे गाड़ी खड़ी है और तुमने देखा गाड़ी के नीचे से ईंट निकल गई और गाड़ी ने चलना शुरू करा और तुम पकड़ के रोक रहे हो उसको, तो तुम उसका अपोजिट तो कर रहे हो, तुम अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लगा रहे हो, तो गाड़ी क्या है? रुकेगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो फिर एक्सेलरेशन निकालें कैसे यहाँ पे? तो हमने नेट फोर्स कैसे निकाला? हमने कहा कि मान के चलो ये हमारा F1 था और ये हमारा F2 था, तो जो हमने F नेट निकाला वो कितना निकाला? F1 माइनस F2। साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। हमने F1 को पॉजिटिव माना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना, ये वाला ज़्यादा है तो साइन कैसा आया? पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में आएगा। अब F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो हमने F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या कर दिया? ma। m क्या है? इस बॉडी का मास, ठीक है। m क्या है? इस बॉडी का मास। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 अपॉन m। एक्सेलरेशन आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं इधर कितना फोर्स लग रहा है, दूसरी साइड कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा ज़्यादा है, उसके बराबर क्या रख देंगे? ma। ठीक है। ये कौन सा है? अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। यहाँ नेट फोर्स काम करता है, अनबैलेंस्ड में नेट फोर्स काम करता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कनेक्टेड मोशन में तुम्हें बताऊंगा, वो तुम्हें समझ में आएगा अब थोड़ा सा। मिटा दो इसको, हो गया। सर एक मिनट। ये ऊपर वाला तो मिटा दो। इधर।
देखो कनेक्टेड मोशन की बात करते हैं। कनेक्टेड मोशन, तो कनेक्टेड मोशन क्या है? जहाँ कुछ बॉडीज जुड़ी हुई हों और आपस में मोशन कर रही हों, उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टेड मोशन। तो इसको समझो कि मान के चलो कुछ बॉडीज़ हैं और इनका मास इस तरह से है। ये बॉडी ए है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई बॉडी ये बी है और इससे जुड़ी हुई बॉडी ये सी है, ठीक, ए बी सी। और हमने कहा इधर की तरफ फोर्स लग रहा है हमारा एफ। कितना फोर्स लग रहा है? एफ। इसका मास हमने माना एम ए, ये एम बी और ये एम सी, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिस्टम में। क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो या तो टोटल मास जोड़ के उसके लगा दो, F ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम। पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग एक्सेलरेशन निकालने के लिए आ जाता है कि इस बॉडी का कितना होगा, इस बॉडी का कितना होगा और इस बॉडी का कितना होगा। तो यहाँ ज़रा कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। सॉरी, ये फोर्स हमने यहाँ इस पे लगाया, कनेक्टेड है, तो यहाँ इधर भी लगा सकते हो, वरना हम इधर से लगा देते हैं। कोई धक्का मार रहा है इसको, ठीक है, सही है। क्या होगा? इसमें बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझ लो। फ्री बॉडी डायग्राम, या इसे बोल देते हैं शॉर्ट में एफ बी डी। क्या बोलते हैं? एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जब नंबर ऑफ बॉडी हो सिस्टम के अंदर, तो हम उसमें से एक बॉडी निकाल लेते हैं और उस एक बॉडी पर ये देखते हैं नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं, सही है। और फिर उनको हम देखते हैं कि क्या ये फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो हमें पता चल गया बैलेंस्ड फोर्स है तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। इसका मतलब क्या है? ऊपर वाले फोर्स नीचे वालों के फोर्स के बराबर होंगे, दाएँ वाले फोर्स बाएँ वाले के बराबर होंगे। ये तो हो गया बैलेंस। दूसरा, अगर फोर्स अनबैलेंस हुआ, इसका मतलब किसी एक साइड में फोर्स आ रहा होगा, तो जिस साइड में फोर्स जा रहा होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा हमें। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इधर बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, अगर इधर लग रहा है तो इधर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो हमने ए बॉडी को लिया सबसे पहले। किसको लिया? ए। तो देखो ये हमने ए लिया, इधर की तरफ से क्या लग रहा है? हमने कहा एफ फोर्स हमने लगाया, इस पे लगाया। अब ये ए किसके साथ टच है? बी के साथ। बी के साथ। ये ए बी पर भी तो धक्का लगा रहा होगा, है ना। ए किस पे धक्का लगा रहा है? बी पे। यानी ए ने बी पर फोर्स लगाया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? अगर ए बी पर फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो हमारा इधर की तरफ से कितना फोर्स लगा इस पे? हमने कहा एफ बी लगा। कितना लगा? एफ बी, सही है। अच्छा, बॉडी किस तरफ चल रही है? हमें बताया गया क्वेश्चन में कि इधर की तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। तो बॉडी किधर जा रही है? इधर। इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो बॉडी इधर जा रही है। तो इसमें ये एक्सेलरेशन हो रहा है, हमने कहा इधर की तरफ जा रही होगी बॉडी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ बड़ा वाला फोर्स माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए ये वाला मास ए बॉडी का इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन। क्लियर? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना। तो एफ ये वाला फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ माइनस एफ बी। तो एफ बी लगाइए तो हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो एम मास कितना है फर्स्ट बॉडी का? एम ए इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बन गई। अब हम लगाते हैं सेकंड बॉडी पे। ये हमारी सेकंड बॉडी है, क्या है? बी। तो इधर की तरफ से इस पे कितना फोर्स लगा? एफ ए लगा। ए ही तो लगा रहा है इस पे फोर्स, सही है। ए लगा रहा है ना। और इधर की तरफ से कितना फोर्स लगा? एफ सी। बाहर जगह बैठ।
ठीक है, इधर से कितना लगा F3, सही है। और बॉडी में एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ, तो यहाँ क्या होगा, FA बड़ा है तभी तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, FA माइनस FC इज इक्वल टू MA, तो यहाँ M कितना है, MB और A एक्सेलरेशन, सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पर। तो थर्ड के केस में क्या है, ये हमने C बॉडी ले ली। अब देखो C पर ये B लगा रहा होगा फोर्स इधर, तो हमने कहा कितना फोर्स लगा, FB लगा, इतना ही लगा, ओके। इधर से कोई बैक फोर्स लगा रहा C पर, नहीं लगा रहा, तो सिर्फ इस पर एक साइड ही फोर्स लग रहा, कितना लग रहा है, हमने कहा FB, कितना फोर्स लगा, FB, और एक्सेलरेशन किधर है, इधर, तो हमारा FB इज इक्वल टू कितना आया, M इंटू A, तो FB की वैल्यू कितनी है, M मास ऑफ C इंटू एक्सेलरेशन A। तो ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन बनाना आ गया, इतना ही इजी होता है। आपको इक्वेशन में ये देखना रहता है कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करें, FB की वैल्यू यहाँ रखते हैं, कितना है, MCA, तो F इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना जाएगा, F माइनस FB की वैल्यू कितनी है, MCA इज इक्वल टू MA, यही होगा। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना आएगा, MA प्लस MCA, A आ गया कॉमन, क्लियर, इतना ही आया। ये F की वैल्यू आ गई। अब इस F की वैल्यू को किस में रख देते हैं, देखो F FB और FA तो बराबर ही है, FA और FB तो हमारे कैसे रहेंगे, बराबर है, डायरेक्शन ही तो अलग है उनकी। तो FA FC, FB इसमें आया, F इतना आ गया, ये थोड़ा अलग आ रहा है, FB हमने इसमें रखा, हमने गड़बड़ करी, पता क्या, क्या हमें यहाँ पे ये लिखना है FA बराबर किसके है, FB के, और FB बराबर FC के। एक्चुअली इसे इस तरह से नहीं लिखते, इसको FA और B के बीच में लग रहा है तो FAB लिखेंगे इसको, और इसके बीच में लिखेंगे FBC, ठीक है, समझ में आया। तो कुल मिला के अगर हम डायग्राम में बनाएं तो इधर की तरफ से कितना FA है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा इधर की तरफ से क्या लगा, FAB, और इधर से भी कितना लगा, FAB, और इधर से कितना लगा, FBC, तो यहाँ पे कितना लगा, FBC, ठीक है ना। भाई इक्वल एंड अपोजिट ही तो फोर्स लगता है,
हमने कहा इन दोनों इनके बीच में कितना लग रहा है एफ ए बी, और इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है एफ बी सी। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो फोर्स लगेगा एफ माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए। बी पर जो लगेगा इधर की तरफ एफ ए बी, और इधर से कितना लगेगा एफ बी सी। तो ये हो जाएगा एफ ए बी माइनस एफ बी सी इज इक्वल टू एम बी ए, और यहाँ से एफ बी सी इज इक्वल टू एम सी ए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एफ बी सी की वैल्यू रखें तो कितना आया एम सी ए, ये हमारी यहाँ रखी जाएगी। ठीक है, वो बीच में ना यहाँ अलग अलग गड़बड़ हो गया, वो 3 अननोन हो गए एफ ए एफ बी और एफ सी। ठीक है, इसको करो यहाँ पे। देखो एफ बी सी इज इक्वल टू कितना है एम सी ए, सही है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी सी प्लस एम बी ए, यही होगा। और एफ बी सी की वैल्यू कितनी है एम सी है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी प्लस एम सी ए। ये वैल्यू इसमें रख दी, ये इधर जाके जुड़ गया, ए कॉमन ले लिया, ये आ गया। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है ना? अब हमारे पास क्या है एफ ए बी, ये वैल्यू हमने इसमें रखी, तो हमारे पास क्या है एफ इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी ए इसमें से कॉमन ले ले, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी ए। मैंने पहले भी बताया था एफ इज इक्वल क्या हो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यही है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। तो सवाल ये है कि जब हमें ये सीधा पता था तो हमने इतना ज़्यादा माथापच्ची इसमें क्यों करी, तो वो इसलिए करी ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन कैसे ली जाती हैं। समझ में आया? वरना तुम शॉर्ट में इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। ठीक है, समझ गए? दूसरा, इस पॉइंट पर यहाँ पे ये भी हो जाता है कि कभी कभी मास निकलवा लेते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी का, तो तुम्हें फोर्स अगर दे दिया जाए, ये फोर्स ना दे के बीच में लगने वाले फोर्स दे दिए जाएं, तो जब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? एक तो ये है कनेक्टेड में, दूसरा और देखना, दूसरे हमारे रोप एंड पुली वाले होते हैं। कौन से होते हैं? रोप एंड पुली, गिरनी, हिंदी में बोलते हैं उसे गिरनी। पुली नहीं पता? नहीं? पुली पता जो मोटर में लगा जो आपका पट्टा चढ़ा मैं ट्वेल चला मैं वही है। कुएं देखे हो अगर तुमने, अब तो नहीं है, कुएं के ऊपर वो कुएं के ऊपर पहले इस तरह का एक वो गोल सा चक्र रहता था जिस पे से रस्सी खींचते थे इस तरह से, वो उसी को पुली बोलते हैं। मोटर क्या है जो ऊपर लगी है सही है, हो गया ये? जिस सब हो गया? जिस सब सवाल करते हैं आपको जो हाँ भाई, ये लो मैं आता हूँ। ये लो सर काट देंगे यहाँ से। इस वाले पे डांस करिए
आजा शांत बैठ जाओ, शांत हो जाओ। देखो दूसरे होते हैं रोप एंड पुली वाले सिस्टम। रोप एंड पुली सिस्टम, इसमें तुमने एक्शन रिएक्शन वाला सिस्टम भी देखा न्यूटन का। एक्शन रिएक्शन कहाँ लग रहा था? दो ब्लॉक के बीच में, जितना एक ब्लॉक दूसरे पे फोर्स लगा रहा था उतना ही दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा था, सही है। और इसमें हमने F=ma वाला सिस्टम भी देखा, ठीक है। अब देखो पुली वाला सिस्टम देखो, मान के चलो ये एक पुली है और इस पर रस्सी की मदद से इधर कुछ वेट लटका हुआ है और इधर भी कुछ वेट लटका हुआ है। इसको मास हमने m1 बोला, इसको मास m2 बोला। अब दो केस हैं, या तो ये सिस्टम ऐसे ही रुका हुआ है, सिस्टम क्या हुआ है? रुका हुआ है। अगर रुका हुआ सिस्टम है तो हम क्या कहेंगे? फोर्स कैसे हैं? बैलेंस्ड, सही है। अगर सिस्टम स्टेबल है, चल नहीं रहा, ये जिधर ऐसे लटका हुआ है ऐसे ही लटका हुआ है, तो इसका मतलब क्या? नेट फोर्स कैसा सिस्टम पर? 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक। और अगर इसमें एक्सेलरेशन है, हमने कहा ये m2 इज़ ग्रेटर देन m1, m2 इज़ ग्रेटर देन m1। और यहाँ दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन हम क्या मानते हैं? दैट पुली इज मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ये दो कंडीशन हम मान लेते हैं इन वाले क्वेश्चंस में। पुली कैसी है? मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने की वजह से यहाँ पर टॉर्क हमारा ख़त्म हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अगर फ्रिक्शनलेस नहीं है तो देखो अगर m2 m1 से ज़्यादा है तो इनमें से कौन सी साइड नीचे जाएगी, कौन सी साइड ऊपर? M2 वाली नीचे हो जाएगी। m2 नीचे जाएगा, तो एक्सेलरेशन किस साइड में होगा? हमने कहा इधर होगा, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा और इसमें ऊपर की तरफ फ्रिक्शन होता है, घर्षण। और तुझे घर्षण भी समझ में नहीं आएगा, अगला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे फ्रिक्शन, अगला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो m2 इज़ ग्रेटर देन m1, तो m2 नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, m1 पर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ है इसको जो रोक रही है। अब ध्यान से देखना, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं इसका। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जब एक बॉडी को हमने लटका रखा है तो इसका मतलब देखो, मैंने इससे पहले क्या कंडीशन बताई थी कि हमने इसको ऐसे रखा, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। नीचे जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि रिएक्शन इसे ऊपर की तरफ कौन दे रहा है? हाथ। अच्छा, अब मैं हाथ भी हटा दूं और मैंने इसे एक धागे से लटका दिया तो क्या नीचे जाएगा? नहीं, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। अब इसे वो रिएक्शन कौन दे रहा है? धागा ऊपर से टेंशन में आ जाता है, तनाव खिंच जाता है ना, एकदम खिंचा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं टेंशन। टेंशन मतलब तनाव। तो यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुश कर रही है। इसका W1 वेट नीचे को काम कर रहा है, इसका W2 वेट नीचे को काम कर रहा है, तब भी ये नीचे नहीं आ रहा, ये कहाँ जा रहा? ऊपर। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? टेंशन, T, सही है। और अगर हमारी पुली फ्रिक्शनलेस और मासलेस है तो इधर भी कितना काम कर रहा होगा? T, सही है। अब देखो, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने m1 को पकड़ लिया और इसको पता है, ये तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सिस्टम समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं। ये बहुत ही बेसिक है। इसमें नंबर ऑफ पुलीज और नंबर ऑफ बॉडी ऐड की जा सकती हैं। समझ में आया? नंबर ऑफ पुलिस हो? हाँ, नंबर ऑफ पुली और नंबर ऑफ बॉडी ऐड की जा सकती हैं। बता देंगे डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, तो हमने m1 को ले लिया, यहाँ पे किसको ले लिया? तो बताओ इस पे कितने फोर्स लग रहा है?
एक तो नीचे की तरफ लग रहा है, सर एक पॉइंट लग रहा है। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, वो इसका वेट काम कर रहा है, कितना होता है m1g। W इज इक्वल टू क्या होता है m1g, तो W1 काम कर रहा है। इसको काउंटर कौन कर रहा है, रोक कौन रहा है, ऊपर की तरफ जो टेंशन काम कर रही है। सही है, बॉडी में एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है, टेंशन ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है, सर टेंशन ज़्यादा। टेंशन ज़्यादा है, तभी तो ऊपर की तरफ खींच रहा है वो। इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ, T माइनस W1 इज इक्वल टू M1A, यही बनेगी। बन गई इक्वेशन। देखो अगर ये बैलेंस होता, अगर ये बैलेंस होता, एक्सेलरेशन इसमें नहीं होता, इसका मतलब क्या, जितनी टेंशन उतना ही वेट, तो T बराबर क्या कर देते W। लेकिन हमने देखा अब तो ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब T ज़्यादा हो गया। अगर बॉडी नीचे आ रही होती तो W ज़्यादा हो रहा होता। समझ में आया, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने वाली चीज़ें नहीं है। तो क्या इक्वेशन बनी, T माइनस W1 इज इक्वल टू M1A। अब बनाते हैं सेकंड बॉडी के लिए। तो हमने सेकंड बॉडी ली M2, क्या लिया M2। इसका वेट की तरफ, नीचे की तरफ काम कर रहा है, कितना, W2 इज इक्वल टू क्या होगा M2G। देखो मास और वेट में क्या फ़र्क है, G की मल्टीप्लाई कर दो वेट हो जाएगा, मास में G की मल्टीप्लाई करो वेट हो जाएगा। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, वो मास और वेट सेम ही समझते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, टेंशन, कितना T, और बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। उसके बाद भी अब देखो इसका मतलब क्या, कौन सा इसमें कौन सा ज़्यादा है, ये तो 4 फर्स्ट बॉडी के लिए था और ये है 4 सेकंड बॉडी। इसका मतलब वेट ज़्यादा है, टेंशन, तो क्या लिखेंगे, W2 माइनस T इज इक्वल टू M2A, यही लिखेंगे। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, तो निकाल दो। तो देखो यहाँ से T निकाला, फर्स्ट, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने T निकाला, कितना आया, W1 प्लस M1A, यही आया। यहाँ से T निकाला तो T इज इक्वल टू कितना आया, W2 माइनस M2A, यही आएगा। ये भी T के बराबर है और ये भी T के बराबर है, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, W1 प्लस M1A इज इक्वल टू W2 माइनस M2A। क्लियर है, समझ में आया। ये भी T के बराबर है और ये भी T के बराबर है, दोनों को बराबर रख दिया। सही है, या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से T की वैल्यू इसमें रख दी। सही है, अब क्या करना है, A वाले एक साइड ले लो, W एक तरफ ले लो। तो W की बात क्या है, W1 कितना है, M1G, W2 कितना है, M2G। तो ये W1, ये W2 इधर से आएगा तो क्या आएगा, माइनस में, तो W1 माइनस, तो W1 माइनस W2 जब हम लिखेंगे, इसलिए W1 माइनस W2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, तो ये दोनों माइनस हो गए ना, ये हो जाएगा M2A माइनस का माइनस M1A। माइनस साइन लेके इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 इज इक्वल टू M2A प्लस M1A। सही है, माइनस कॉमन निकाला, इधर भेज दिया। ठीक, तो W2 कितना है हमारा, W2 कितना है, M2G, तो क्या लिखेंगे, M2G माइनस W1 कितना है, M1G, M1G इज इक्वल टू, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, क्या बचा, M1 प्लस M2। तो A इज इक्वल टू कितना आया, M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। क्या आया, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब तुम लोग देखो,
तुम लोग देखो एक चीज़ और कनेक्टेड मोशन में। अब हम बैलेंस सिस्टम की बात करें। देखो एक इस तरह का सिस्टम है, ये होता है हिंज। क्या होता है? हिंज मतलब सॉलिड सरफेस। इससे हमने क्या करा, ये ए बॉडी लटकाई फर्स्ट, और इसके बाद ये है सेकंड, और ये है नीचे की तरफ ये थर्ड। सही है? मास m1 m2 m3 हो जाएगा। तो इन तीनों पे लगने वाले टेंशन, हमने कहा यहाँ पे क्या काम कर रहा है? T1। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है? T2। और यहाँ क्या काम कर रहा है? T3। तो आपसे कहा जाए T1 T2 और T3 निकालो, ये तुम्हें करके लाना है। सही है? मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी बनाया, क्या बनाया? फर्स्ट बॉडी का। इसका मास कितना है? m1। तो जब इस पे नीचे कितना वेट लग रहा है, तो इस पे इसका भी वेट काम करेगा और इसका भी। सपोज़ करो आप लटक रहे हो ऊपर से, आपके नीचे 2 बंदे और लटक जाएं, ज़्यादा दिक्कत होगी। इसका मतलब इस ऊपर वाली बॉडी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है? इन दोनों का भी वजन झेलना पड़ रहा है ना। तो ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? T1। और नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 क्या है? इसका M1G, M2G और M3G पूरा काम कर रहा है। दूसरे वाले की अगर हम बात करें, दूसरी बॉडी, ये तो पहली थी, दूसरी बॉडी पे ऊपर क्या काम कर रहा है? T2। T2 ही तो काम कर रहा है। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? W2 प्लस, और अगर हम थर्ड बॉडी की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? T3। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? ये फ्री बॉडीज़ हो गई। बस इतना ध्यान रखना है। तुम फ्री बॉडी बनाना सीख लो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम ना कर पाओ। ठीक है? आज का लेक्चर होता है